डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने जीवन काल में महिलाओं के अधिकारों, मतदान के अधिकारों और सभी के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ाई में संलग्न अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश से जब एक बार पूछा गया था कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश पर्याप्त होंगी, तब उन्होंने कहा कि मुझे तब संतोष होगा कि जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सभी 9 न्यायाधीश महिलाएं होंगी। गौरतलब है कि साल 2020 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने 27 वर्ष अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दीं। विदित हो कि अमेरिका की शीर्ष अदालत में एक मुख्य न्यायाधीश समेत 9 न्यायाधीश होते हैं, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यही संख्या 34 है। भारत स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के दौर में है। 75 साल की आज़ादी के इस दरमियान महिला सशक्तिकरण को लेकर विविध क्षेत्रों में कार्य किए गए। सिविल सेवा, पुलिस सेवा, इंजीनियर, डॉक्टर, सेना और न्यायिक सेवा समेत विविध क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति बाकायदा देखी जा सकती है, मगर इस कसक के साथ कि उच्च और उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रयास बड़ा आकार नहीं ले पाया। बाजार और मुद्रास्फीति के आंकड़ों में उतार चढ़ाव के बरक्स हकीकत यह है कि खुदरा महंगाई का स्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए मौद्रिक कवायदों से लेकर सरकार की ओर से बाजार में मांग के अनुपात में सामान की आपूर्ति को लेकर अलग से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी राहत फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। हालांकि कुछ समय के अंतराल पर थोक और खुदरा वस्तुओं की महंगाई के सूचकांक में कभी बढ़ोतरी तो कभी मामूली कमी दिखाई देती है। फिर थोड़े वक्त के बाद ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगती हैं। कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अगर थोक महंगाई में कमी होती है तो उसी अनुपात में उसका असर खुदरा वस्तुओं पर क्यों नहीं दिखता है। स्वाभाविक ही ये सवाल उठते हैं कि आखिर देश भर में महंगाई की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के मसले पर सरकार को कोई ठोस कवायद करना जरूरी क्यों नहीं लग रहा है, जबकि इसके कारणों की पड़ताल को लेकर शायद ही कभी कोई कमी होती हो। अब केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस मसले पर जो राय जाहिर की है वह एक बार फिर महंगाई की वजहों की ओर ही संकेत करती है। वित्त मंत्री का कहना है कि आपूर्ति से जुड़ी मौसमी समस्याओं के कारण महंगाई बढ़ी है और ज़रूरी सामान की कीमतों में नरमी लाने के प्रयासों के साथ लगातार उस पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने ईंधन और प्राकृतिक गैस के दाम में कमी लाने के प्रयासों की भी बात की, लेकिन सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ते बढ़ते आज कहां पहुंच चुकी है और उससे कितने परिवारों के सामने
कैसी चुनौती खड़ी हो रही है। सही है कि आमतौर पर ईंधन और प्राकृतिक गैसों का आयात किया जाता है और पहले कोरोना और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार में इनकी कीमतों पर असर पड़ा है। निश्चित रूप से एक जटिल और विकट समस्या के रूप में महंगाई के कारणों की पहचान करना एक जरूरी और प्राथमिक पक्ष है, लेकिन सवाल है कि इसके समाधान को लेकर लंबे समय से केवल आश्वासन की स्थिति क्यों बनी हुई है। आज हालत यह है कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पहुंच से खाने पीने के सामान की कीमतें दूर हो रही हैं। अर्थशास्त्र की जटिल गुत्थियों में उलझी महंगाई की वजहें बाजार में खाने पीने की चीज़ों या फिर सब्जियों के दाम कई बार सिर्फ पूछने तक की हिम्मत कर पाने वाले लोगों की मुश्किलों को कम नहीं कर पाती हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि महामारी और उसकी वजह से लागू की गई पूर्णबंदी के बाद बाजार के हालात सामान्य होने के बाद आज भी रोजी रोजगार के मामले में चिंता बनी हुई है। खाने पीने से लेकर अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों के बरक्स लोगों की क्रय शक्ति आज भी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। अगर किसी भी वजह से आपूर्ति की वजह से महंगाई के मोर्चे पर खड़ी समस्या गहरा रही है, तो इस रास्ते की बाधा को दूर करना या विकल्प निकालना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। पिछले साल दलहन, खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कटौती करने और प्याज आदि के बफर स्टॉक बनाकर रखने जैसे कई कदम उठाए गए थे। संभव है कि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही हो, मगर ज़मीनी स्तर पर आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उन कोशिशों का आकलन उसी कसौटी पर होगा जब समूची दुनिया में कोरोना विषाणु से उपजी महामारी ने कहर मचाया हुआ था। तब हमारे देश में भी सरकार की ओर से इसका सामना करने के लिए तमाम वैकल्पिक उपाय निकाले जा रहे थे। बाकी अन्य मोर्चों पर जितना संभव हुआ उतना सरकार ने किया। इसी क्रम में बच्चों को महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए स्कूल बंद किए जाने से लेकर अन्य तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत स्कूलों से यह भी कहा गया था कि वे इस दौरान बच्चों की फीस न वसूलें, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने इस पर गौर करना जरूरी नहीं समझा और कोरोना काल में भी अभिभावकों से शुल्क वसूले थे। इसके खिलाफ कुछ अभिभावकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की थी। मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने स्कूलों को पूर्णबंदी के समय ली गई फीस का 15% अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया था। अदालत का साफ मानना था कि पूर्णबंदी के दौरान स्कूल केवल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी शुल्क मांगने के हकदार नहीं थे। हालांकि उस दौरान जो हालात थे उसमें ऐसा करना एक सामान्य समझ का भी तकाजा था।
मगर इसके लिए अदालत को यह निर्देश देने की ज़रूरत पड़ी। विडंबना यह है कि स्कूलों को अदालत के स्पष्ट आदेश को भी मानना जरूरी नहीं लगा। उन्होंने न फीस लौटाई या न ही उसे संयोजित किया। यह अपने आप में एक तरह से अदालती आदेश का उल्लंघन ही था। स्टॉप।